विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2022 से 2025। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य भाग 23। उपशीर्षक छायावादोत्तर प्रमुख कवि और उनकी कविताएं। विचार बिंदु हैं: प्रेम वेदना का स्वर, सामाजिक विसंगतियां, क्रांति का समर्थन, बौद्धिकता, वास्तविक जीवन मूल्य, सामाजिक यथार्थ, अन्याय के प्रति विद्रोह और मानव मुक्ति, और राजनीतिक यथार्थ, धार्मिक अंधविश्वास का विरोध। आज हम यहाँ पर हिंदी काव्य के भाग 23 में छायावादोत्तर जितने भी कवि हैं उनमें हिंदी काव्य भाग 20 से 21, 22, 19 में चर्चा हो चुकी है। अज्ञे पर, मुक्तिबोध पर, नागार्जुन पर, धर्मवीर भारती पर। इस भाग 23 में विशेष रूप से चर्चा होगी धूमिल और उनके काव्य पर। धूमिल की जो चुनी हुई कविताएं हैं उनकी व्याख्या के संदर्भ में आज यहाँ हम बात करेंगे। सबसे पहली कविता है मोचीराम। धूमिल की जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वे हैं संसद से सड़क तक, ये सन 1972 में, कल सुनना मुझे, ये 1977 में, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इसके अलावा भी अन्य चर्चित कविताएं हैं जिनका यहाँ जिक्र करना संभव नहीं है। तो हम बात करते हैं धूमिल की प्रसिद्ध कविता मोचीराम। मोचीराम यानी जूते बनाने वाले और कवि के बीच में जो संवाद है, जो व्यक्ति के बीच में जो संवाद है, उसके माध्यम से धूमिल ने शोषित वर्ग के जीवन की विसंगतियां और जो शोषक वर्ग है उसके जीवन, दोनों के जीवन के अंतर को बहुत ही मार्मिक व्यंग्यों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर पत्याते हुए स्वर में वो हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। यह जो कविता है मोचीराम, इसमें धूमिल कहते हैं कि इस कविता का जो नायक है वो मोची है, जो जूते बनाता है, सुबह से शाम तक परिश्रम करता है। और वो कहते हैं कि मोचीराम जो मोची है, जो जूते बनाने वाला जो कारीगर है, वो अपने रापी से जूते की मरम्मत में तल्लीन है, लगा हुआ है। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता हूं तो मैंने उसके जूतों की मरम्मत के लिए कहा तो उसने रापी से नजरें उठाते हुए आंखें हटाकर एक क्षण के लिए मुझे ध्यान से देखा और फिर बड़े विश्वास के अंदाज में, स्वर में, एक मीठी सी मुस्कान के साथ मुझसे कहा कि बाबूजी सच्चाई तो यही है, मेरे नज़रिए में या मेरी दृष्टि में कोई आदमी दुनिया में न कोई छोटा है न कोई बड़ा होता है। मेरी दृष्टि में तो हर आदमी मेरे लिए एक जोड़ी जूते के समान है और वे एक जोड़ी जूते जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ मुझे किसी भी आदमी के इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी छोटा है या बड़ा है, गरीब है या अमीर है, या कोई सामान्य है या विशेष है। मैं तो सभी के लिए, सभी को एक जोड़ी जूते की तरह समझता हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में जूते के जो जोड़ी होती है जूते की, वही विशेष है। प्रत्येक मरम्मत कराने वाले व्यक्ति का जो कीमत है वो एक जोड़ी जूते से मेरी नज़र में अधिक नहीं है। निर्धन हो या धनवान हो, कोई भी हो, जो मरम्मत कराने आएगा उसकी मरम्मत की जाएगी। अब वो पैसे वाला है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए छोटे बड़े जो समाज की विसंगतियां हैं, जो रेखा है, उसका मेरे पर लेश मात्र भी फर्क नहीं है। और समतामूलक समाज के अनुसार मेरी निगाह में प्रत्येक मनुष्य समान है। वो मेरा ग्राहक है जो मेरे सामने फटे जूते की मरम्मत करने के लिए खड़ा है। मोची जानता है कि मेरे लिए जूतों की मरम्मत ही मेरा जीविका का साधन है, जिसके माध्यम से मेरा घर परिवार चलता है। और आगे कहते हैं कि बाबूजी एक और सच्चाई है, वो ये है कि जो भी व्यक्ति जूते की मरम्मत करवाने के लिए मेरे पास आता है, कोई भी हो, जैसा हो, कहाँ से आया है, क्या रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आजकल जूते की नाप से बाहर है नहीं वास्तव में। वर्तमान समय में आदमी की जो मानसिकता है वास्तव में एक जूते के नाप से बाहर नहीं है। वो सब एक जैसी हैं, सभी जूते की नाप में ही समा जाते हैं। छोटे बड़े सभी के जूतों का नाप लगभग एक जैसा ही होता है और मुझे मरम्मत करके के पैसे जूतों की जोड़ी के हिसाब से लिए जाते हैं। फिर भी उनकी मरम्मत करते समय मुझे एक बात का ध्यान रहता है कि इन पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी भी है। लेकिन सच्चाई है कि आज मनुष्य की स्थिति बिल्कुल फटे हुए जूते की तरह हो चुकी है। जूतों पर लगने वाले जो टांके हैं, ऐसा लगता है कि वो जूते पर नहीं लगते, आदमी पर लगते हैं, आदमी के सीने पर लगते हैं, उसकी छाती में ठोके जाते हैं। उंगलियों की चोट हथौड़े की जैसे पड़ती हैं, लेकिन वो चुपचाप सहन करता रहता है। इसे स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि व्यक्ति की अपने जूतों से इतना आत्मीय लगाव होता है कि जूतों पर लगने वाले टांके, उस पर मारने वाली चोट मानो उसके कलेजे पर पड़ रही हो, उसके मन पर पड़ रही हो। यहाँ पर धूमिल ने मोची और जूते के बीच में एक आदमी के अस्तित्व को स्वीकार किया है, क्योंकि ये सच्चाई है, जो व्यक्ति जिस जगह पर होता है, जिस वस्तु से उसे लगाव होता है, उसकी हर हरकत से वह ताल्लुक रखता है, उसका फर्क उसके जीवन में पड़ता है। कहते हैं बाबूजी मेरे पास अनेक तरह के जूते मरम्मत के लिए आते रहते हैं, है ना। इससे लोगों की मानसिकता, उनकी सच्चाई का मैं ज्ञान करता हूँ, मुझे ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य की वास्तविकता का पता उसके खाने पीने रहने, उसकी भाषा से पता चलता है, वो कैसा बोलता है, वो कहाँ रहता होगा। आदमी की भाषा, देखना, चलना, बोलना, ये सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व का परिचय स्वतः ही दे देती हैं, भले वो कहे ना कहे। इसी तरह से जूता भी है जो आदमी की पहचान कराता है। कहते हैं कि वैसे तो सभी जूतों के रंग, शक्ल लगभग अलग अलग तरह के, बनावट भी अलग ढंग की होती है, लेकिन जूतों की जो एक अलग विविधता है, ये एक अलग ढंग की विविधता है। जैसे हर जूते का अपना एक रंग, रूप, बनावट होता है, उसी तरह से हर आदमी की अपनी एक शक्ल, सूरत, भाषा, बोली, व्यवहार, ढंग होता है। और जूतों के अंदर ऐसा लगता है कि अनेक तरह के आदमी का व्यक्तित्व छिपा हुआ है, जिसकी पहचान होती है। जैसे धूमिल कहते हैं कि एक जूता मरम्मत के लिए आता है, और वो जूता क्या है? जूता इतना फट चुका है, उस पर इतनी थेगड़ियां लग चुकी हैं कि अब उसमें गुंजाइश नहीं है कहीं भी कोई भी थेगड़ा लगाने की। थेगड़ी कहते हैं कि जगह जगह जूते पर जो ज़्यादा फट जाता है तो उस पर एक चमड़े का टुकड़ा गोल काट कर लगाया जाता है, उसी को थेगड़ी कहते हैं। और जो कपड़े में भी लगता है उसी को भी वो थेगड़ी ही बोला जाता है। और जूते का पहनने वाला जो व्यक्ति है वह भी अंदर से फटा हुआ है, उसके चेहरे पर अनेक दाग हैं। उसके चेहरे को चेचक की बीमारी ने सारे चेहरे को बदसूरत कर दिया है। उसकी जो सारी बाहरी जो सजावट थी, सुंदरता थी, उसको समाप्त कर दिया है। उसका चेहरा कभी कभी आशा को भी प्रोत्साहन देती है और जो हंसी आ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई पतंग जो है टेलीफोन के खंभे में फंस गई हो और हवा में लड़खड़ा रही हो। कहते हैं कि जब मनुष्य हंसता है तब मोचीराम उसकी हंसी देखकर उसकी उम्मीद को एक ऐसी पतंग समझता है जो टेलीफोन के खंभे से लटकी हुई है और हवा के चलने से खड़खड़ की आवाज कर रही है। इसमें धूमिल ने बताया है कि मनुष्य की, आदमी की जो जूतों की चकत्तियों की तरह अंदर से बड़ा अजीब व गरीब लगता है। एक जगह से जीवन को संभालता है, दूसरी जगह से फिर मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। इसी तरह से जूता है उसका, एक जगह से फटता है, फिर एक जगह से सिलता है फटे हुए को, फिर दूसरी जगह फटता है, फिर दूसरी जगह सिलता है, फिर तीसरी जगह से। इसी तरह से मनुष्य की आजकल जिंदगी हो गई है। कहते हैं कि मोचीराम के पास जब अनेक चकत्तियां लगा, चिथड़े लगा और लगा हुआ जूता जब
मरम्मत के लिए आता है, जो उसकी दशा और दिशा दोनों देख करके अपने ग्राहक से कहना चाहता है कि बाबूजी, आपके ये जूते तो बीत चुके हैं, आप इनकी मरम्मत पर इतना पैसा, धन, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मोचीराम इस बात को कह देना चाहता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर मन में सोचता है कि मैं इससे क्यों कहूँ और कैसे कहूँ और कब कहूँ। उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, वह जूते की हालत को देख करके अंदर से उसके मन में आवाज आती है। ये बात कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, उसकी जो जुबान है वो लड़खड़ा जाती है। उसी समय उसे ऐसा महसूस होता है, उसके अंतर्मन से एक आवाज़ आती है और कहती है, अरे तुम कितने अजीबोगरीब इंसान हो। जो तुम्हारा धंधा है, जो तुम्हारा व्यवसाय है, जो तुम्हारा पेशा है, तुम उसी से नफरत कर रहे हो, उसी पर लात मार रहे हो। ऐसा भी कोई आदमी होता होगा जो अपने ग्राहक को अपने व्यवसाय के प्रति भड़काता होगा। समाज में जो स्थान जूते का है वह एक मोची का भी है। कहते हैं कि जीर्ण शूर्ण जूता ही तुम्हारा सजाती है, जैसे तुम पर लोग थूक रहे हैं ऐसे ही इस प्रकार अपमानित कर रहे हैं, ऐसे जूता भी है। मोचीराम कहता है कि आप यकीन मानिए, उस समय जूते पर जो चिथड़े लगे हुए थे, चकत्तियाँ लगी हुई थी टाँकने की जगह पर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जूता नहीं सिल रहा, मैंने आंखें टाँक रहा हूँ। अपना जूता मरम्मत के पेशे में इतना तल्लीन और व्यस्त हुए जो व्यक्ति का सबसे बड़ा जो कर्तव्य था उसे करते हुए उन्हें उसको इतना कठिनाई का अनुभव हो रहा था। वास्तव में ये पूरे विश्व का सच है और कोई इसे स्वीकार करे या न करे, जो ईमानदारी है वास्तव में शोषित और गरीब और साधारण आदमी के पास ही रहती है। अमीर आदमी के पास ईमानदारी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। और जितना संवेदनशील और भावुक शोषित वर्ग होता है, मेहनत का श्रम करने वाला व्यक्ति होता है, उतना शायद ही कोई धनवान व्यक्ति होता होगा, एकाध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ मोचीराम अपने जूते बनाने का पेशा कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि इस आदमी का जूता इतना फटा है, लेकिन फिर भी उसकी अंतरात्मा धिक्कारती है कि नहीं, तुम्हें नहीं कहना चाहिए। पता नहीं वो किस परिस्थिति में होगा और किस परिस्थिति में न होगा। आगे कह रहे हैं कि एक जूता और है जिसके पैर को नाद कर एक आदमी निकला है सैर को, वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। यहाँ से शुरू होती है। आगे कहते हैं कि एक होता है एक जूते की मरम्मत कराने वाला एक और दूसरे तरह का आदमी है। वो बतलाता है कि एक जूता और मरम्मत को आया है। इस जूते को पैरों में पहनकर एक मनुष्य अपने काम के लिए या सैर सपाटे के लिए निकला है, घूमने के लिए। और धूमिल कहते हैं कि यह व्यक्ति न तो बुद्धिमान है, न समझदार है, और न ही वह समय का पाबंद है। उसकी आंखें बड़ी लाल लाल सी और लालची जैसी दिखाई देती हैं, जैसे मानो बहुत हड़बड़ी में हो। उसके हाथ में एक घड़ी बंधी है और सच्चाई यह है कि उसे जाना कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बड़ी बेचैनी दिखाई दे रही है। और ये सच है, मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो लोग अंदर से डरे हुए होते हैं या दूसरे को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, वह भले ही उनकी कीमत 2 रुपये की हो, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को किसी करोड़पति से कम नहीं आंकते हैं। और जो धोखेबाज और लालची लोग होते हैं, उनकी भाषा भी बड़ी अजीब ढंग की होती है। कहने का मतलब यह है कि आजकल पूरी दुनिया में आदमी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे में प्रतिदिन गलतियां ही निकालता रहता है। वह कहते हैं वह कोई बनिया या बिसाती मालूम पड़ता है, लेकिन ऐसा रौब तो ऐसे दिखा रहा है जैसे मान लो तानाशाह हिटलर का कोई खानदानी वंशज हो। वह तो मोचीराम से आदेश में कहता है कि इसे बांधो, इसे काटो, यहाँ ठोको, वहाँ पीटो, घिस्सा दो,
ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बना दो। ओफ, बड़ी गर्मी है। व्याकुलता प्रकट करता हुआ रुमाल से हवा करता है और ऊपर देखकर मौसम के नाम पर कभी झल्लाता है, कभी खींचता है। बड़ा बुरा मौसम गर्मी का होता है। गर्मी में तो दम ही निकल जाता है। सड़क पर आने जाने वालों के जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको वो ऐसे घूरता है जैसे मानो कितने दिन का भूखा और प्यासा हो। जैसे बंदर कोई घूरता है, घूर घूर कर देखता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से लालची भी है और बड़ा अतृप्त वासना वाला व्यक्ति है। घंटे भर तक परेशान करता है, काम करवाता है, लेकिन जब समय आता है पैसे देने का तो वो साफ मना कर देता है और कहता है, तुम शरीफों को लूटते हो। इतना कहने के बाद वो एक दो सिक्के फेंक करके आगे चल देता है। फिर अचानक बड़ा प्रसन्न होता है अंदर अंदर और चौंक कर सड़क पर से उछलता है और वो पटरी पर चढ़ जाता है। यहाँ बताया गया है कि एक श्रम करने वाले व्यक्ति के साथ कुछ लोग बड़ी निष्ठुरता से पेश आते हैं। इस बात का धूमिल ने यहाँ पर जिक्र किया है और ये सच है। कभी आजकल की सामान्य जिंदगी में भी देखा जाए तो कितने भी पैसे वाले लोग हों, जैसे इस मोचीराम के साथ व्यवहार किया है, वही व्यवहार सब्जी बेचने वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले इनके साथ मोल भाव जरूर करेंगे। डॉक्टर के साथ करें ना करें, वकील के साथ करें ना करें, लेकिन इनके साथ वो जरूर ऐसा व्यवहार करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे मानो सारे संसार की जो बेईमानी है इन्हीं श्रम करने वाले लोगों के पास आ गई है। सच तो यही है, आगे कहते हैं कि सच तो यह है कि जब कोई व्यक्ति पेशे पर चोट करता है, व्यवसाय पर चोट करता है, तो कहीं ना कहीं एक चोर कील है वो दबी रह जाती है। इसका मतलब है कि आप किसी के व्यवसाय के साथ धोखा करेंगे या उसको नाजायज सताएंगे तो कहीं ना कहीं उसके कलेजे में चुभन होगी। भले ही वो आपसे ना कह सके, लेकिन वो उसके कलेजे में कहीं ना कहीं चुभन होगी। तभी तो संत कवियों ने कह दिया है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। कि कभी भी निर्धन आदमी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जगत का सच है कि मरी हुई खाल की धौंकनी से, बनी हुई धौंकनी से अच्छा लोहा भी जलकर राख हो जाता है। जो अवसर पाकर बाहर निकलती है, कहते हैं कि उंगली में गढ़कर उसे घायल कर देती है। इसका अर्थ यही नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो या मुझे कोई भ्रम हो गया हो। मुझे हर समय ध्यान रहता है कि भाई जूते का बनाने का जो मेरा एक व्यवसाय है, मेरा पेशा, इसके प्रति मुझे ईमानदार रहना है। और जूते और व्यवसाय के बीच में एक आदमियत भी है, मानवता भी है। इस बात का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। जिस पर टाँके लगाए जाते हैं, जूते से झांकती उंगलियों की चोट जिसकी छाती पर हथौड़े की चोट जैसी पड़ती है, वह बेचारा उसे सहन कर जाता है। मोचीराम कहता है कि बाबूजी, यह बिल्कुल सच बात है कि जिंदा रहने के पीछे एक सही तर्क और उद्देश्य होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति या समाज के जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क और उद्देश्य नहीं है तो उसका जिंदा रहना, चाहे वो कुछ भी व्यवसाय कर ले, कुछ भी काम कर ले, चोरी करे, डकैती करे, फिर तो ऐसा ही है जैसे राम नामी दुपट्टों का व्यापार करने वाले और वेश्याओं की दलाली करके रोजी कमाने का वाले। वेश्याएं कहते हैं रंडियों, रंडी शब्द का इस्तेमाल ग्रामीण भाषा में होता है, में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी स्थान पर आकर प्रत्येक व्यक्ति अपने पेशे से छूटकर अलग होकर भीड़ का एक चलता फिरता हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह उसे भी भाषा काटने लगती है और मौसम सताने लगता है। यहाँ धूमिल ने कितनी बड़ी चोट की है जो धर्म और ईश्वर के नाम पर व्यापार करते हैं।
कहते हैं कि जिंदगी जीने के पीछे तर्क होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो भूल जाते हैं, जो धर्म और ईश्वर के नाम पर अरबों खरबों का व्यापार करते हैं और शोषित और पीड़ित लोगों की तरफ वो एक बार भी मुड़कर नहीं देखते। कहते हैं कि जीवित रहने के लिए कोई भी व्यवसाय करना ज़रूरी है, आदमी कुछ न कुछ करेगा, लेकिन उसके पीछे सही तर्क और ईमानदारी हमारे साथ खड़ी होनी चाहिए। यहाँ धूमिल ने सामाजिक विसंगतियों के साथ साथ धार्मिक व्यवस्था पर भी बहुत करारी चोट की है। इसको बड़ी गहराई से महसूस करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। आगे कहते हैं कि जिस भाषा या मौसम का जो असर है हर आदमी पर पड़ता है, जो समाज का हिस्सा है, भला उससे मोचीराम कैसे अछूते रह सकते हैं। अब आप इस बसंत ऋतु को ही ले लीजिए। यह दिन तो तांत की तरह तानता है, बसंत का मौसम आता है, दिन का समय बढ़ जाता है, बसंत वृक्षों पर लाल लाल पत्तों के हजारों डालियां धूप में पकने गलने के लिए लटका देता है। बसंत में लाल लाल नई नई कोपलें निकल आती हैं जो सूर्य की रोशनी में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। यानी बसंत ऋतु के मौसम में पौधे छोटे हुए और बड़े सभी के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नई नई कोपलें निकल आती हैं। उस बसंत के प्रभाव को बताते हुए मोचीराम कहते हैं कि सच्चाई यह है कि वे बसंतकालीन जादू के प्रभाव से वह भी अछूता नहीं है। उस समय रापी की मूठ को भी हाथ में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं देखती है और हाथ कहीं जाता है। आँख प्रकृति की मनोहरता में कहीं डूब जाती है, मन किसी झुझलाए हुए बालक की तरह काम में लगने के लिए बार बार मना करता है। ऐसा लगता है जैसे चमड़े की शराफत सज्जनता के पीछे बर्बरता का जंगल है जो आदमी का वृक्षों से प्रहार करके विनाश कर दे रहा है। कभी कहता है कि मौसम के प्रभाव से वृक्ष भी शोभामान होते हैं जो मानव के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यहाँ मोची की ईमानदारी, उसकी कर्तव्यनिष्ठा, उसकी भावुकता, उसकी संवेदनशीलता, उसकी दुख, दूसरे लोगों के दुख दर्द को समझने की क्षमता, इस पर धूमिल ने बहुत ही स्पष्ट भाषा में अपनी बात पाठक के सामने रखी है, जो कहीं से भी ऐसी भाषा नहीं है जो पाठक की समझ में न आए। जूता गांठने वाला मोची जूता मंगवाने वाले बाबुओं का वर्णन कहता है कि वो शोषण की गाथा कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसको सुनकर आप चौंके नहीं, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की कृपा करें। ये जो बाबू लोग हैं ना, ये जीवन की सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं। बाबू लोग, बड़े बड़े लोग, इनके बारे में इनकी जानकारी केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित है। और सच्चाई यही है कि इस देश में या दुनिया में लोग अच्छी किताबें तो जिंदगी भर पढ़ते हैं, लेकिन वो अच्छाई उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनती। जैसे कबीर, रविदास, गुरु नानक, संत गाडगे, अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, इन सबको हम पढ़ते तो ज़िंदगी भर हैं और जीवन भर पूजते हैं, लेकिन इनके द्वारा बताई हुई अच्छी बातें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनती। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मोचीराम के माध्यम से धूमिल भी यहाँ इसी बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। असलियत का अनुभव करते हुए ये लोग डरते हैं। जब कभी किसी इनके जीवन में बुरा समय आता है तो मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा इन्हें सच्चाई का ज्ञान बड़ी आसानी से हो जाता है। और ये कितने चालाक होते हैं कि तुरंत ही बातें बनाकर हमसे पीछा छुड़ा लेते। यार तुम तो कवियों की भांति कल्पना लोग की बात कर रहे हो। श्रीमान जी, सच्चाई यह है कि ये जो बड़े लोग हैं बहुत ही शानदार सतरंगी धोखे और लालच की दुनिया में विचरण करते हैं। ये अपनी वास्तविक स्थिति की ओर कभी झांक कर भी नहीं देखते। वास्तव में सच बात है, जो धोखेबाज, लालची और कपटी लोग होते हैं वो अपनी बुराई को नहीं देखते, दूसरे की जरा सी भी बुराई को वो पहाड़ की तरह देखते हैं। और ये अपने आप को बड़े पैसे वालों की एक लंबी कतार में खड़ा करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जो लोग भीतर से खोखले होते हैं वो बाहर से बहुत चमकीले दिखाई देते हैं। ऐसे बनते हैं मानो हर प्रकार से भरे पूरे संपन्न हों। ये लोग सोचते हैं कि पैसे से जाति बनती है
और व्यवसाय जन्मजात होता है। व्यक्ति इच्छानुसार भाषा नहीं बोल सकता। भारत देश भी कुछ ऐसा ही है। इस देश में जन्म लेते ही जाति तय हो जाती है और मृत्यु तक जाति पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, चीज़ों में परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। वह जिस प्रदेश में उत्पन्न हुआ है उस प्रदेश की भाषा बोलनी चाहिए। भाषा या बोली बोलने का किसी का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि पेट की भूख हर किसी के लिए कष्ट देती है। उसकी खातिर हर व्यक्ति जीवन में तरह तरह के अच्छे बुरे अनुभवों से गुजरता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी मन की बात को नहीं कह सकते और अपने ऊपर किए जाने वाले हर अन्याय को चुपचाप सहते रहते हैं, डरते रहते हैं कि विद्रोह करने से कहीं अपनी रोजी रोटी में दाग न लग जाए, रोजी रोटी न छिन जाए। पता चला कि हम किसी से अनावश्यक झगड़ा कर लें और हमारी रोजी रोटी भी चलना बंद हो जाए। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो परिणाम की नज़र से कोई अंतर नहीं है। दोनों अपने अपने ढंग से अपनी अपनी व्यवस्था को नकारते हैं, है ना। भावी समाज को, एक आने वाले भविष्य को नया रूप देने के लिए चिल्लाने वाला व्यक्ति है, कहने वाला व्यक्ति है, मौन विरोध करने वाला व्यक्ति, दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने अपनी जिम्मेदारियों का, अपने अपने कर्तव्यों का, अपनी अपनी समाज के प्रति रखने वाली सकारात्मक सोच का पालन करते हैं, अपनी अपनी सोच को अभिव्यक्त करते हैं। इसके बाद धूमिल की दूसरी कविता है रोटी और संसद। इसमें बताते हैं कि रोटी और संसद में क्या संबंध है। धूमिल अपनी इस कविता में कहते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल कहते हैं कि एक आदमी है जो पूरी जिंदगी भर रोटी बेलता रहता है, अर्थात अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देता है, रोटी को अस्तित्व में लाता है। वह मजदूर है, किसान है और तरह तरह के श्रम से अपनी रोजी रोटी की तलाश करता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो रोटी खाता है। वह वास्तव में सच्चाई यही है कि वो कौन है? वो जो दूसरा आदमी है वो देश की जनता है, वो आम आदमी है, यानी मजदूर और किसान और श्रमिक ये रोटी तैयार करते हैं, और आम आदमी है कि वह अपने पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम तक श्रम करता है। यह जो आम आदमी है, जनमानस जिसे कह सकते हैं, ये मजदूर और किसान द्वारा तैयार की गई रोटी का उपभोग करता है, और उपभोग ऐसे नहीं करता, वह अपने श्रम और पसीने से मेहनत करके तब इस रोटी को खाता है। लेकिन इन दोनों आदमियों के बीच एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी को पैदा करता है, न उसका उस तरह से अपनी मेहनत से उपयोग करता है, बल्कि इस रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करता है या खेल करता है। ये तीसरा आदमी वास्तव में कौन है? ये वास्तव में तीसरा आदमी मिलावट करने वाला, जमा करने वाला, पूंजीपति, जो बड़े बड़े धनवान हैं, जो ईश्वर के नाम पर अरबों संपत्ति समेटे हुए हैं, और जो राजनीतिज्ञ हैं, जो रात दिन महंगाई को बढ़ा करके और तरह तरह की बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके अरबों खरबों की संपत्ति, जो पैसा आम आदमी के लिए आते हैं, जो योजनाएं आम आदमी के लिए आती हैं, वे केवल कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं। उनका अधिकांश हिस्सा ये जो राजनीतिज्ञ खा जाते हैं। ये तीसरा आदमी वही है। इसमें पूंजीपति भी शामिल हैं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। ये भ्रष्ट नेता हैं जो इनके द्वारा ही संसद में अपने लिए जितने भी नियम कानून बनते हैं, ये सब इन्हीं के हित में बनते हैं, और शोषित और पीड़ित लोगों के लिए बने हुए कानून भी
इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये अपने अनुसार ही नियम कानूनों को बनवाते हैं और जब इनकी इच्छा होती है तब उसको समाप्त कर देते हैं। उन्हीं कानूनों की आड़ लेकर के ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़े बड़े ईश्वर अल्लाह और पता नहीं जितने भगवान हैं, 33 करोड़ तो अपने ही देवी देवताएं हैं, उनके नाम पर अरबों खरबों की संपत्ति मठों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हर जगह दबाए हुए बैठे हैं। और तीसरा जो आदमी है एक वह भी है जो गोदामों में जब चाहे खाद्य वस्तुओं को बंद कर देता है और जब चाहे उनको निकाल देता है। जब खाने की वस्तुओं को गोदामों में इकट्ठा किया जाता है तो अकाल की स्थिति आ जाती है, क्योंकि जब किसी वस्तु के रेट बढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो खाद्य सामग्री को थोड़े दिन के लिए बाजार में बेचना बंद कर देते हैं। अब बेचारा ये आम आदमी जो इस रोटी पर उसका वास्तविक हक है, भूख के लिए तड़पता है, भूखे मरता है, दुर्भाग्य यही है कि उसको रोटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस राजनीति के विषय में तो नागार्जुन ने भी क्या क्या नहीं कहा। नागार्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये राजनीति क्या है, विष्ठा है, मल है, साहित्य क्या है, गंगा का जल है, कथनी अलग है करनी, जातिवाद डंडा है, राजनीति मथनी। धूमिल ने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा आदि क्षेत्र में बढ़ते हुए अमरवेल जैसे भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि संसद मौन क्यों है।